लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमने सीखा। गॉस लॉ के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हमने सीखा। हम लोग गॉस लॉ का जो रिमेनिंग पार्ट है, एक चीज बच जाती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगली क्लास से कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो गॉस लॉ में एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। और यहां से अगर हम कुछ दूरी पर एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल से हम ये पता करना चाहते हैं कि सर्कुलर रीजन से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो बेसिकली इसका करने के लिए आप यहां पर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को यहां से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अगर ये वाला एंगल जो है वो थीटा के बराबर है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल से जुड़ना चाहिए। तो ये एंगल अगर थीटा है तो अगर आप नीचे भी जोड़ेंगे तो ये एंगल भी थीटा के ही बराबर होगा, दोनों एंगल्स थीटा के बराबर हैं। तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा उस फ्लक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमें ये जो आप कोण भी मान सकते हैं, ये जो कोण बना है, इस कोण का अगर सेमी वर्टेक्स का एंगल अगर थीटा के बराबर है तो इस डिस्क से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा उसकी वैल्यू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा कही जा सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे आता है मैं आपसे ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूले को याद रखना है। अच्छा, एक बात और, जैसे अगर हम कोई स्फेयर बनाते हैं, ये देखने में सर्कल है बट आप समझे ये 3 डायमेंशनली ये स्फेयर होगा। और हमने अगर स्फेयर के सेंटर में कोई चार्ज रख दिया है तो अब अगर हम इस स्फेयर के किसी पार्टिकुलर हिस्से से फ्लक्स निकालना चाहेंगे, मान लो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो हिस्सा दिख रहा है, ऑब्वियसली ये हिस्सा जब हम इसकी सरफेस में कट करेंगे तो इस हिस्सा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये प्लेन नहीं होगा, जैसे ये सर्कल तो एक प्लेन है, ये सर्कल एक प्लेन है, लेकिन वो कर्व सरफेस में काटा हुआ हिस्सा है तो वो कर्व होगा, प्लेन नहीं होगा। तो अब अगर हम इससे फ्लक्स निकालना चाहें कितना है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इस सर्कुलर इस स्फेयर के एक सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहें तो अगर हम यहां पर एक सर्कल बना दें, ठीक है, अगर हम यहां पे एक सर्कल बना दें, जैसे पिछले हमने जो मैंने आपको रिजल्ट बताया उसमें एक सर्कल बना दें, तो इस सर्कल से जो भी फील्ड लाइन जाएगी वो इस स्फेरिकल हिस्से से भी क्रॉस करेगी। मतलब ये कह सकते हो कि जितना भी फ्लक्स इस सर्कल से क्रॉस करेगा, जितना भी फ्लक्स इस सर्कल से क्रॉस करेगा, उतना ही फ्लक्स इस स्फेरिकल हिस्से से भी क्रॉस करेगा। तो अगर हमें स्फेरिकल हिस्से से फ्लक्स पूछा गया है तो हम सर्कल से फ्लक्स निकाल लेंगे, तो सेम अमाउंट, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डिस्क के अंदर से जाएंगी वही फील्ड लाइन इस स्फेयर के उस हिस्से से भी क्रॉस करेंगे। तो अगर हमको पूछा गया कि इससे कितना फ्लक्स पास किया गया है तो हम उसके लिए क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। और सर्कल बनाने के बाद अगर हमें ये सर्कल का सेमी एंगल पता है कि ये सेमी एंगल कितना है, मान लो ये एंगल थीटा का है, तो इस डिस्क से उतना ही फ्लक्स पास करेगा जितना स्फेरिकल हिस्से से क्रॉस कर रहा होगा। और इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा उसके लिए आपको पता ही है कि उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर हमें पता करना होता कि आधे स्फेयर से कितना फ्लक्स पास करता, तो आधे स्फेयर से कितना फ्लक्स पास करता, तो हम जब आधे स्फेयर से निकालते तो क्या यही थीटा कितना हो जाता, आधा स्फेयर हो जाता, मतलब हेमिस्फेयर हो जाता। ये थीटा यहां से बढ़ के 90 हो जाता और थीटा को 90 रखते तो cos 90 0 हो जाता और आधे स्फेयर से जो फ्लक्स आता वो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का आ जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमें किसी भी सर्कुलर रीजन से अगर फ्लक्स निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सिलेंडर हमको दिया हुआ है और इस सिलेंडर में यहां पर ऑब्वियसली ये दो सर्कल्स होंगे एंड पॉइंट्स में, और हमने इस सिलेंडर के जो एक्सिस है, इस एक्सिस में कहीं बीच में एक चार्ज Q रख दिया, एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे जब फील्ड क्रॉस करेंगी तो हर जगह से क्रॉस करेंगी, मतलब इसके कर्व सरफेस से भी क्रॉस करेंगी और जो फ्लैट सरफेस दिख रही है सर्कल उससे भी क्रॉस करेंगी। अगर आपको दिया हुआ है कि सिलेंडर की लेंथ 2r के बराबर है और इसका जो रेडियस है
वो r के बराबर है। ठीक है, तो पूछता है कि क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ चार्ज q is placed at center of cylinder, then find the flux through curved surface of cylinder। कर्व सरफेस हम समझ सकते हैं कि कर्व सरफेस किसको कह रहा है। ये जो सरफेस है, ये जो इधर वाली सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, उससे खाली फ्लक्स निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पूरे सिलेंडर से फ्लक्स निकालते तो पूरे सिलेंडर से फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट का होता, क्योंकि पूरे सिलेंडर ने उस चार्ज को इंक्लोज करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस डिस्क से फ्लक्स निकालेंगे, उतना ही फ्लक्स इस डिस्क से भी होगा, और ये दोनों डिस्क का फ्लक्स अगर हम निकाल लें, टोटल फ्लक्स सिलेंडर से हमको पता ही है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज इंक्लोज Q के बराबर है, तो टोटल फ्लक्स में से इन दो सिलेंडर के फ्लक्स घटा देंगे, सॉरी इन दो डिस्क के फ्लक्स घटा देंगे, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स हमको मिल जाएगा। अब हम कैसे निकालें इस डिस्क से फ्लक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो ये R है, ये पूरी दूरी 2R थी, तो ये भी R हो जाएगा, और ये दोनों R और R हैं, तो क्या हम इस एंगल को 45 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं, तो 45 डिग्री हो गया। अब अगर हमें फ्लक्स पता करना होता कि फ्लक्स एक डिस्क से कितना है, तो फ्लक्स हम कह सकते हैं डिस्क या सर्कुलर रीजन से हो जाता Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्रीज। ठीक है, ये फ्लक्स हो जाता इस डिस्क से, और उतना ही फ्लक्स इससे भी आ जाता। अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा √2 माइनस 1 बाई √2, इतना फ्लक्स पास कर रहा होगा एक डिस्क से। तो अगर हम दोनों डिस्क जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क प्लस टोटल फ्लक्स थ्रू अनदर डिस्क, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1 बाई √2 के बराबर हो जाएगा। राइट, अब अगर हमें ये पता करना है कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स है, डिस्क 1 डिस्क 2, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा डिस्क 1 से, प्लस फ्लक्स होगा डिस्क 2 से, प्लस फ्लक्स होगा कौन से, कर्व्ड सरफेस से, और कर्व्ड सरफेस का ही फ्लक्स हमको पूछा गया। टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि सिलेंडर ने पूरे चार्ज को जो इंक्लोज किया, सिलेंडर चारों तरफ से बंद है, टोटल चार्ज इंक्लोज Q के बराबर है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये इतना हो गया। इन दोनों का सम हमें पता ही है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट √2 टाइम्स √2 माइनस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब अगर फ्लक्स हमें कर्व्ड सरफेस से चाहिए तो हम इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस √2 माइनस 1 बाई √2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा Q बाई √2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू Q बाई √2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। तो ये एप्लीकेशन इसको समझ में आना चाहिए कि जब भी हमें किसी सर्कुलर पार्ट से फ्लक्स निकालना होगा तो वो सर्कल के सेंटर से चार्ज कितनी दूरी पर है वो पता कर लेंगे, और सर्कल के सेंटर से चार्ज कितनी दूरी पर है ये पता करने के बाद सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट या बॉटम मोस्ट पॉइंट से ये एंगल निकाल लेंगे, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के थ्रू पता ही है हमें, उसका यूज करके हम इसके थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लो आपको दिया है कि यहां पर एक चार्ज है Q1 का, और यहां पर एक चार्ज है Q2 का। ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलती है तो यहां पे मान लो माइनस Q2 का चार्ज, तो ये इस तरीके से जाती है। अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग वैल्यूज के होंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये चार्ज जो है ये चार्ज है
चलो Q1 का ही मैंने माना है और ये चार्ज मैंने माइनस Q2 का माना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इसके पास जा रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है पॉजिटिव चार्ज से निकल के। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा कहा कि हम यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते और ये एंगल मान लो मैं कहता अल्फा है, और जब यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां निकली थी जब इसके पास पहुंचती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके पास पहुंचेगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकली है उसने अल्फा के एंगल पर निकली है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके पास पहुंची है तो बीटा के एंगल पर पहुंची। ये दोनों चार्जेस अलग अलग वैल्यूज के हैं, इसलिए जो एंगल पर फील्ड निकलेगी उसी एंगल पर फील्ड वहां पर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि यहां पर हमको ये Q1 और Q2 के दो चार्जेस दिए हैं, तो हमसे ये पूछ सकता है कि इन Q1 और Q2 के चार्जेस का अगर हमको वैल्यूज पता है तो हमें ये एंगल अल्फा और बीटा का रेशियो पूछ सकता है, या अगर अल्फा दिया होगा तो बीटा पूछ सकता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरीके का है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड originates at angle alpha from charge Q1, find the angle beta at which electric field terminates at charge Q2। ठीक है, तो Q1 पे जो फील्ड निकली है उसका एंगल हमको दिया है और Q2 पे जो फील्ड अंदर जा रही है उसका एंगल हमसे पूछता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जब चार्ज से फ्लक्स फील्ड निकली होंगी तो कई सारी, जैसे ऊपर निकली है वैसे नीचे भी निकली है, और अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर अगर मैं एक सर्कल बना देता हूं इस तरीके से, तो इस सर्कल के कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर एक डिस्क बना दी है, मान लीजिए डिस्क हम लोग बना रहे हैं, तो इस डिस्क के सेंटर से जो लाइन जुड़ी है वो ये हो गई, और हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमने कोन बनाया है, इस कोन का ये जो ट्रायंगल, ये सर्कल बना है, उसने ये जो एंगल बनाया है अल्फा के बराबर है। तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इससे जो Q1 से निकला हुआ जो फील्ड है उसका जो फ्लक्स आना चाहिए, उस फ्लक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं इस डिस्क के थ्रू। इसको अगर मैं phi1 कहता हूं तो phi1 की वैल्यू आ जाएगी Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इतना फ्लक्स इससे पास कर रहा होगा। सिमिलरली अगर हम इस Q2 के लिए भी उसी तरीके से एक डिस्क बनाते हैं, जैसे हमने Q1 के लिए बनाई है वैसे Q2 के लिए भी अगर हम बनाते हैं, तो Q2 के लिए अगर मैं इधर एक डिस्क बना देता हूं, तो इस Q2 के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल, यहां से एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये कोन दिख रहा है आपको, और कोन अगर दिख रहा है तो इसका जो एंगल होगा यहां से वो बीटा के बराबर हो जाएगा, और इस डिस्क से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो फ्लक्स कितना लिख सकते हैं, इसको अगर मैं phi2 का नाम दूं तो ये हो जाएगा Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। हाँ, ये फ्लक्स नेगेटिव होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड अंदर आ रही होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड phi2 का अगर हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हमसे ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये दोनों डिस्क के बारे में हम देखते हैं तो जो भी चार्ज से फ्लक्स निकलता है वो फ्लक्स उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो भी चार्ज से फ्लक्स निकलेगा उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो phi1 का फ्लक्स है, ये phi1 का फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 एंड phi2 का फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q2, और होना भी चाहिए, उसकी वैल्यूज हमको पता है। ठीक है, अब अगर ये दोनों डिस्क एक दूसरे से जुड़ जाती, मतलब ये दोनों डिस्क मैंने अलग बनाई है, मान लो दोनों डिस्क अगर मैं जोड़ देता तो दोनों डिस्क अगर जुड़ जाती तो फिर हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ से जो फील्ड निकलती वही फील्ड यहाँ पे पहुंच जाती, और फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से आया होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पर भी पहुंच गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों डिस्क को अगर मैंने जोड़ दिया है तो दोनों डिस्क जोड़ने के बाद अब ये अलग अलग नहीं है, एक ही डिस्क है, और एक ही डिस्क में जितना फील्ड अंदर आएंगी वो सारी फील्ड बाहर निकल जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि φ1 और φ2 का जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिस्क अगर जुड़ गई तो जो भी फील्ड लाइन इधर से अंदर आएंगी वही फील्ड लाइन दूसरी जगह से बाहर निकल जाएंगी। तो मैंने अलग अलग बनाया है, अब मान लो ये दोनों सेम डिस्क है, तो φ1 और φ2 अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू बराबर होगी Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि Q1 बाई Q2 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1 माइनस Q1 बाई Q2 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ से हमको कॉस बीटा की वैल्यू आ गई, और बीटा चाहिए तो हम इसी का कॉस इनवर्स ले सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस Q1 बाई Q2 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां पर आप इस बात को समझे कि कोई भी सर्कुलर रीजन से फ्लक्स निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला आपको क्लियर है, और वही सर्कुलर रीजन अगर ये है, इसका हमें पता है, ये है, इसका पता है, ये दोनों सर्कल को जोड़ दिया, एक ही सर्कल मिला, और जितना फ्लक्स इधर से आएगा वही फ्लक्स यहाँ जाएगा, तो हम दोनों फ्लक्स को बराबर करके अगर अल्फा पता होगा तो हम बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक क्यूब है, ठीक है, देखने में स्क्वायर बट 3 डायमेंशनल क्यूब है, और एक रॉड है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, और ये रॉड जो है वो किसी कांस्टेंट स्पीड v से क्यूब के अंदर जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी। इस क्यूब की साइड की लेंथ l/2 है, लेकिन रॉड की जो लेंथ है वो l के बराबर है। तो जैसे जैसे ये रॉड इसके अंदर जाती जाएगी इसके अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा, और चार्ज के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे इसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर जैसे इसके अंदर चार्ज आएगा, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स पास करने लगेगा, तो कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के संग, इसका हमें एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे ये रॉड अंदर जाती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये रॉड थोड़ी सी अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये रॉड थोड़ी सी अंदर चली गई, और रॉड जैसी इसके अंदर गई ऑब्वियसली इसके अंदर से कुछ चार्ज इसके अंदर आ गया तो फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये रॉड पूरी इसके अंदर पहुंच गई होगी, लेकिन क्योंकि रॉड की लेंथ जो है ये क्यूब के साइड की लेंथ की दुगनी है, तो जब रॉड पूरी अंदर चली गई होगी तो उस समय आधी रॉड इसके बाहर होगी, क्योंकि रॉड की लेंथ एल के बराबर। ठीक है, फिर ये रॉड यहां से बाहर निकलना शुरू होगी, और जब ये रॉड यहां से बाहर निकलना शुरू होगी तो रॉड बाहर तो निकलती जाएगी, जितना यहां से आगे बढ़ेगी उतना यहां से भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अभी इस क्यूब के अंदर जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब तक रॉड अंदर आ रही थी तो जैसे जैसे हिस्सा बढ़ता जा रहा था, चार्ज बढ़ता जा रहा था, तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब ये रॉड पूरी अंदर मतलब रॉड इसके यहां से यहां तक पहुंच गई, आधी रॉड अभी भी बाहर है, तो अब इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू में अभी कोई इंक्रीज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जितना पोर्शन यहां से बाहर निकलेगा उतना ही पोर्शन यहां से अंदर आ जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक नहीं पड़ेगा? जब तक ये आधा हिस्सा इसका यहां पहुंच जाए और आधा यहां पहुंच जाए। तो एक समय ऐसा आएगा कि अब आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है, अभी तक कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आया है, फ्लक्स कांस्टेंट था। और फिर अब जब ये रॉड आगे बढ़ने लगेगी तो अब इसके अंदर से चार्ज घटने लगेगा और फ्लक्स भी घटने लगेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये रॉड अंदर आ रही थी तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, इस समय फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, इस समय फ्लक्स क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है, और अब जैसे ये रॉड बाहर निकलेगी फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि रॉड कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो हम अगर इसका एक रफ ग्राफ बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स भी लीनियरली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और अगर ये टाइम है तो फ्लक्स पहले लीनियरली इंक्रीज किया
फिर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया जब ये रॉड पूरी अंदर चली गई, और ये फ्लक्स फिर डिक्रीज करने लगा। ठीक है, क्योंकि जब रॉड बाहर निकलने लगेगी तो फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा। अगर तुम्हें टाइम भी लिखना होता तो कह सकते थे कि रॉड का ये वाला हिस्सा यहां तक पहुंचने में L/2 की दूरी ट्रेवल करेगा। तो L/2 की दूरी ट्रेवल करेगा कितनी स्पीड से? v की स्पीड से। तो हम कह सकते हैं इतना टाइम बीता होगा। डिस्टेंस L/2, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, और स्पीड v है तो L/2 डिवाइड बाई v। अब यहां से लेकर यहां पहुंचने में, क्योंकि यहां से यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ये वाला हिस्सा फिर से बाहर निकल गया है, और ये वाला हिस्सा अगर बाहर निकला है तो जो हिस्सा L/2 अंदर था, यही L/2 वापस बाहर आ गया है, तो फिर से उतना ही समय और लगेगा। मतलब यहां से यहां जाने में इतना ही समय और लगेगा। तो अब तक का टोटल टाइम L/v हो जाएगा, क्योंकि L/2 v पहले लगा, फिर L/2 डिवाइड बाई v दोबारा लगा, तो अब तक L/v हो गया। और अब जब ये रॉड बाहर निकलने लगेगी तो फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये रॉड पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। और जब रॉड पूरी बाहर आ जाएगी तो कितना समय बीत चुका होगा? तो आप कह सकते हो ये वाला जो एंड है ये यहां पहुंच गया है। तो इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है इस वाले एंड ने? ये L/2 यहां से यहां तक गया, प्लस L और गया, क्योंकि ये दूरी L है। तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंचने में L/2 चला और L चला। कितना चल चुका है? 3L/2। तो टोटल टाइम बीत चुका है, डिस्टेंस 3L/2, स्पीड v, तो 3L/2 डिवाइड बाई v। अब तक टोटल समय इतना बीत चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ था, हमने किया। एक और प्रॉब्लम करते हैं जो IIT में आई हुई है। ये क्वेश्चन जो IIT JEE में आया था, इसमें क्या कहा था कि एक क्यूब है। अगेन इस क्यूब के साइड की लेंथ a के बराबर होगी, क्योंकि आधी लेंथ a/2 आपको दी है। कुछ चार्जेस थे, कोऑर्डिनेट्स दिए थे, और डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया था कि किस जगह पे है। तो एक चार्ज -7 कूलम का इधर है, एक चार्ज 3 कूलम का इधर है। ये डिस्क है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, आधी डिस्क अंदर है, आधी डिस्क बाहर है। ये एक रॉड है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, और ये रॉड x इज इक्वल टू a/4 से 5x इक्वल टू 5a/4 तक है, और इसमें टोटल चार्ज 8 कूलम का है। ठीक है, जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। ठीक है, इस क्यूब से हमें टोटल फ्लक्स बताना है। तो हमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अगर हम ये पता कर लें कि टोटल चार्ज उसके अंदर कितना है, तो हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब टोटल चार्ज कितना है वो पता करने के लिए ये तो हम देख ही सकते हैं कि -7 कूलम यहाँ पर है, वो तो दिख ही रहा है। ये डिस्क आधी अंदर है, आधी बाहर है। मतलब ये जो आधी डिस्क इसके अंदर होगी, इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? 3 कूलम। तो ये 3 कूलम का चार्ज इसके अंदर हो गया। ठीक, और क्या बचता है? अब ये रॉड का इतना हिस्सा बचता है। अब रॉड का अगर इतना हिस्सा बचता है तो हम ये कह सकते हैं कि रॉड x इज इक्वल टू a/4 से x इज इक्वल टू 5a/4 तक के बीच की है। तो इस रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो हम लेंथ कह सकते हैं 5a/4। ये कोऑर्डिनेट या ओरिजिन है, तो ये दूरी 5a/4 की है, ये दूरी a/4 की। तो 5a/4 माइनस a/4, तो ये हो जाएगा a के बराबर। मतलब इस रॉड की लेंथ a के बराबर है। और रॉड की लेंथ अगर a के बराबर है और ये शुरू हो रही है a/4 से, ध्यान देना ये a/2 है और ये a/4 से शुरू हो रही है, तो इस यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? a/2 अगर ये पूरा है, a/4 यहां से यहां तक की दूरी a/4 है, तो बचा हुआ क्या ये भी a/4 हो जाएगा? और अगर ये a/4 हो जाएगा तो रॉड की पूरी लेंथ a है। a/4 मतलब 1/4 ऑफ द रॉड इसके अंदर है, और 1/4 ऑफ द रॉड में कितना चार्ज आ जाएगा? इस टोटल चार्ज का 1/4, और इस टोटल चार्ज का 1/4 कितना हो जाएगा? 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज इसके अंदर आ गया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको टोटल चार्ज इनसाइड पता करने के लिए था, और टोटल चार्ज इनसाइड अगर हमको पता है तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन कितना है? ये चार्ज 2 कूलम -7 मतलब -5, और यहां से 3 कूलम मतलब -2 कूलम का चार्ज है। तो हम फ्लक्स कह सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नेट चार्ज नेगेटिव है, तो जो फ्लक्स होगा वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी IIT JEE में आई हुई है, और इसमें बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल
या स्क्वायर जो भी है वो दिया हुआ है, और आपको दिया है कि ये एक्स एक्सिस से ध्यान देने वाली बात है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कहीं पर आ रही होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो हम सीधे सीधे फ्लक्स की वैल्यू अगर लिखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं E डॉट ए, या हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स होना चाहिए E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना इंटीग्रेशन के फ्लक्स निकल जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है, ई नॉट है, ये पता है। इसका एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली साइड की लेंथ निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा। और कई बार गलती ये करते हैं हम लोग इसमें कि हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं, बट एक्चुअली चेक करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर ये 0,0,0 है, ये 0,0,0 है, तो ये लेंथ a के बराबर है, ठीक है। ये लेंथ तो a के बराबर हो गई, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ निकाल सकते हैं। और अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो इस लेंथ को निकालने के लिए हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2a के बराबर, ठीक है। 2a स्क्वायर का रूट लेंगे तो √2a, मतलब ये जो लेंथ है ये √2a के बराबर है, ठीक है। तो दूसरी जो हमें पार्ट चाहिए था एरिया का, तो हमें एरिया भी मिल गया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E नॉट के बराबर है, एरिया हमको पता है कि √2a ये है और a ये है, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया हमको पता होता है। अब तीसरी चीज है कि हमें थीटा निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा, ठीक है। तो आप ये समझें कि सिर्फ समझाने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। मान लीजिए बोर्ड की हम बात कर रहे हैं और बाहर एक्स एक्सिस आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है और बोर्ड थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब ये बोर्ड अब सीधा नहीं रखा है, बोर्ड ऐसा टिल्ट कर दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए बाहर की तरफ इस तरीके से निकल रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर इस तरफ आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरफ जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरफ जा रही होगी, आप इसको समझिए ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल निकल रही है, एरिया वेक्टर कहीं इधर है, और हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा 2 डायमेंशन में समझाना चाहूं तो आप ऐसा कुछ सोचिए कि ये जो लूप है ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड रखा हुआ है, साइड वाइज रखा हुआ है, ठीक है। हम अगर इसको इधर से देखेंगे तो हमको ऐसे टिल्टेड मुड़ा हुआ तिरछा दिखेगा, और इसमें जो इसका एरिया वेक्टर है वो कहीं इधर जा रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस इधर है, तो एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये लूप जो है ये साइड से देखने पर एक लाइन दिख रहा है, इसके पार्ट अंदर गया है फिर घूम के वापस इधर आ गया होगा, तो साइड से एक लाइन दिख रही है और इसका एरिया वेक्टर कहीं इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस लूप का एरिया वेक्टर जो है वो कहीं इस तरफ आया होगा, इस लूप के परपेंडिकुलर आया होगा, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ एक्स एक्सिस है। तो आपको समझिए, मतलब एक्चुअली 3 डायमेंशन में थोड़ा समझना आपको इमेजिन करना पड़ेगा। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर मान लेते हैं कहीं इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। अगर हमें ये एंगल पता चल जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अब एंगल कैसे पता लगाएं, तो हम इस डायग्राम में डिस्कशन करने की बजाय हम इसमें थोड़ा समझते हैं कि हम ये एंगल थीटा कैसे निकालना है। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना लिख सकते हैं, ये एंगल लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा का, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा का है तो क्या इस एंगल को हम थीटा लिख सकते हैं, और ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से ये एंगल भी हम थीटा के बराबर कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लूप जितना टिल्ट हुआ है, जितना भी टिल्ट हुआ है, ये लूप जो पहले मान लेते हैं उस तरफ अगर होता, तो अगर ये जैसे बोर्ड है तो बोर्ड इधर टिल्ट हो गया, तो बोर्ड जितना टिल्ट हुआ है वही एंगल थीटा अगर हम पता लगा लें तो रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें कि ये पूरा लूप कंसीडर करने की बजाय आप इसकी ये वाली लेंथ को कंसीडर करें और ये पता लगा लें
कि ये कितना एंगल यहां से टिल्ट हुआ है, ठीक है, इस तरफ घूम गया है। तो ये जितना एंगल वर्टिकल से घूमा है, वर्टिकल कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये कितना एंगल वर्टिकल से घूमा है, हमें यही पता लगाना है। और ये वर्टिकल से कितना एंगल घूमा है ये पता लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप इस बात को समझें कि अगर हम इस जो भी लूप हम देख रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से बनाते तो हमें ये लेंथ पता है, ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ कितनी है, √2a। अब अगर हमको या तो वर्टिकल लेंथ पता चल जाए, ये लेंथ पता चल जाए, तो हमें थीटा आ जाएगा। अब ये वर्टिकल लेंथ कैसे आएगी, वर्टिकल लेंथ का मतलब ये कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो वर्टिकल लेंथ का मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। और इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना है, आप देख सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट यहां पर भी a है, जेड कोऑर्डिनेट यहां पर भी a है, मतलब जो वर्टिकल लेंथ है वो a के बराबर है, ठीक है। और इसकी जो टिल्टेड लेंथ है वो किसके बराबर है, √2a के बराबर है। और अगर ये a और √2a पता चल गया है तो हम कैसे एंगल थीटा को निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि cos थीटा होता है बेस, बेस मतलब a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस √2a, ये आ जाएगा 1/√2, इसका मतलब थीटा हो गया 45 डिग्रीज। और फ्लक्स अगर हम निकालना चाहे तो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0। एरिया कितना है, एरिया है ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, तो √2a इंटू ए, √2a इंटू ए, ये हो गया। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा की वैल्यू आई है 1/√2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं E0 इंटू ए स्क्वायर। इस लूप से जो फ्लक्स पास करेगा उसकी वैल्यू E0 इंटू ए स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। लास्ट पार्ट जो चैप्टर का है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्रेशर का जो लास्ट पार्ट उसको समझते हैं होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से जो प्रेशर आता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे हैं हम लोग। अब ये कितना होता है इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। आप इस बात को समझिए कि जैसा हमने पहले भी समझा है कि अगर हमारे पास एक थिन शीट ऑफ चार्ज होता है तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा हुआ था, ठीक है, कि थिन शीट ऑफ चार्ज है। तो थिन शीट ऑफ चार्ज में अगर इसके पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थिन शीट ऑफ चार्ज है, लार्ज साइज की। और वही अगर हमने एक कंडक्टिंग प्लेट की बात करी थी तो कंडक्टिंग प्लेट में अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो कंडक्टिंग प्लेट पे बेसिकली दो सरफेस हो जाती है, कि इधर की भी सरफेस होती है और एक पीछे की भी सरफेस होती है, दो सरफेस हो जाती है। और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पीछे वाले की भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो हम लोग कितना लिखते थे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम किसी कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो कंडक्टर पे चार्ज सिर्फ उसकी सरफेस पे आता है। तो मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दिया, और अगर हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया तो चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये चार्ज सिर्फ इसकी बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर हम इसकी सरफेस से बाहर आते हैं तो इसमें सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। और आप ये मान के चलिए कि जो सिग्मा होता है ये उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस जगह पर रेडियस कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर आप इस कंडक्टर के इस पार्ट में जाएंगे तो ये पार्ट का जो रेडियस है वो थोड़ा कम है। कैसे कम है, आप इसको सर्कल बना के देख लीजिए, इस तरीके से कम है। यहां पे अगर जाएंगे तो ये पार्ट का रेडियस बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा है इतना सा, ये जिस भी सर्कल या स्फीयर का इस पार्ट होता उसका रेडियस ज्यादा होता। जितना बड़ा रेडियस होगा वहां पे चार्ज की वैल्यू उतनी कम होगी, मतलब इतनी जगह पर कम चार्ज होगा। लेकिन वही अगर हम यहां पे चले आए तो ये रेडियस अगर कम हो गया है तो रेडियस के कम होने से वहां पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड उस जगह पर होता है। इसका मतलब इसमें सिग्मा जो है ये हर जगह अलग अलग होगा। इसकी सरफेस पर सिग्मा जो है वो हर जगह अलग अलग होगा। जहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया है सिग्मा ज्यादा होगा, जहां पे चार्ज कम इकट्ठा हुआ है वहां पे सिग्मा कम होगा, ठीक। अब ये एक सरफेस है।
आप अगर इसकी सरफेस के जस्ट बाहर आते हैं और पता करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके लिए आप ऐसा समझें कि जैसे एक थिन शीट ऑफ चार्ज है जो मैं यहां बता रहा था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलती है और इंफिनिटी तक चली जाती है। अगर आप किसी भी सरफेस के, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड इनफाइनाइट साइज का नहीं है और ये फॉर्मूला सिर्फ इनफाइनाइट या बहुत लार्ज शीट के लिए एप्लीकेबल है। हम बोर्ड की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं और बोर्ड पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन आप बोर्ड से मान लीजिए कि 1 माइक्रोमीटर बाहर आते हैं, 10 टू द पावर -6 मीटर बाहर आते हैं, तो वो इतना छोटा डिस्टेंस है कि उस पॉइंट से अगर पूछा जाए तो उस पॉइंट को ऐसा लगेगा कि ये बोर्ड इनफाइनाइट साइज का है, क्योंकि उसको इतनी नजदीक हम है उस बोर्ड से, उसको उसका साइज जो लग रहा होगा वो इनफाइनाइट लग रहा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस जगह के जस्ट बाहर आते हैं तो इस पॉइंट को ऐसा लगेगा कि इसके सामने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज रखी हुई है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2 की है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो जैसे कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है, कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इस कंडक्टर के जस्ट बाहर, बहुत ही छोटे डिस्टेंस में बाहर आएंगे, तो इस जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उस पॉइंट को ये इनफाइनाइट साइज का लग रहा होगा। उसी तरीके से अगर आप यहां से जस्ट बाहर आते हैं तो उसको वहां पर सिग्मा 1 की चार्ज डेंसिटी लग रही है, तो जस्ट बाहर अगर हम आएंगे तो इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस बात को याद रखें कि कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बाहर आते ही अगर वहां का सिग्मा हमको पता है तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में आते हैं। अभी एक बात और समझते हैं। अब जैसे ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के ऊपर हमने यहां पर एक छोटी सी डिस्क काट ली। ठीक है, चार्ज तो पूरी सरफेस में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस डिस्क में भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, और अगर उस डिस्क में भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो उस जगह पर सिग्मा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। यहां पर कुछ चार्ज होगा तो यहां पर भी सिग्मा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब अगर ये मुझे पता है कि हम अगर इसकी सिग्मा की अगर चार्ज डेंसिटी है और हम जस्ट बाहर आते हैं तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगर मैं इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दूं तो क्या दिखेगा। अगर मैं इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दूं तो ये जो कंडक्टर था वो तो ऐसे ही रहा था। ठीक है, इस तरह से कंडक्टर था, और अगर मैंने उसके अंदर से वो पार्ट कट करके निकाल दिया तो इतना पार्ट खाली हो जाएगा, और इतना पार्ट खाली होने के बाद बाकी जगहों पर तो चार्ज होगा, लेकिन वो जगह खोखली हो गई है, खाली हो चुकी है। और अगर ये जगह खोखली हो चुकी है तो ये खोखला पार्ट कट करके कहां निकाला गया है, खोखला पार्ट कट करके यहां पे निकाला गया है। ठीक है, और ये जो खोखला पार्ट कट करके निकाला गया है इसकी ये वाली सरफेस पर चार्ज है, और कितना चार्ज है यहां पर, सिग्मा की चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम इससे प्लस इससे मिलाकर बन जाता है। ठीक है, अब अगर सिर्फ आप इस ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो हमें जो जिस कंडक्टर से काट के निकाला गया है, हमने जब कंडक्टर को चार्ज दिया था तो कंडक्टर की सिर्फ बाहरी सरफेस में चार्ज आया था। कोई भी कंडक्टर में चार्ज सिर्फ बाहरी सरफेस में होता है, तो चार्ज सिर्फ बाहर बाहर था। तो हमने जब कट करके निकाला तो ये चार्ज सिर्फ बाहर बाहर है, नीचे वाली सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो तो इंटरनल पोर्शन था, तो वहां पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो सारा चार्ज कहां था, सारा चार्ज बाहरी सरफेस में था। जो ऊपरी सरफेस है वहां पर चार्ज है, सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है, लेकिन जो नीचे से देखोगे तो वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्या ये एक थिन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? थिन शीट ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब चार्ज एक सिंगल सरफेस में होता है। तो ये जो चार्ज है ये सिर्फ सिंगल सरफेस में है। हमने जब कट करके निकाला और हम इसको सिर्फ देख रहे हैं तो ये चार्ज सिर्फ सिंगल सरफेस में है, इसके नीचे वाली सरफेस में कोई चार्ज नहीं है।
तो सिंगल सरफेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो कि थिन शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, कितना लिखेंगे हम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी होगी और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी होगी। मतलब ये जो थिन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक सरफेस है जिसमें चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे इसके बराबर है। अब अगर हम यहां पर आते हैं और पहले डायग्राम को देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमने इसको कट करके नहीं निकाला था तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आनी चाहिए थी, और अगर हमने इसको कट करके अलग निकाला तो हमने सिर्फ इसको देखा तो इसकी खुद अकेले की जो फील्ड होती थी वो सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की होती थी, क्योंकि उस सिंगल सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आनी है, इसका मतलब ये जो बाकी चार्ज यहां रखा हुआ है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहां निकाल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी चार्ज और ये सब मिलके बना रहे हैं, लेकिन हम जब इसको अकेले एनालाइज कर रहे हैं तो इसकी अकेले की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और अकेले की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्योंकि सरफेस पे चार्ज है तो उसका फॉर्मूला यूज कर लिया जो थिन शीट के लिए था, जहां पे एक सरफेस में चार्ज था। हम जब पहला डायग्राम देख रहे हैं तो ये पूरा कंडक्टर मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो बाहर और ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा होगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये समझिए कि अगर हमें ये पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए, ये अकेला प्रोड्यूस कर रहा था इतना, तो क्या ये जो बाकी चार्ज रखे हैं अगर इन्होंने भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस कर दिया, बाकी चार्ज की बात कर रहा हूं, ये खोखला है, खाली है यहां से, तो बाकी चार्ज ने भी अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, इसके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसने अकेले प्रोड्यूस किया था, और ये दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की आनी चाहिए, जो आ गई है। इसका मतलब जो बाकी पोर्शन है, ये जो खोखला पोर्शन हमने यहां से निकाल दिया तो खाली पोर्शन बचा, इसके अलावा जितने भी चार्ज इसके अंदर हैं उन्होंने टोटल फील्ड मिला के कितनी प्रोड्यूस करी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो बाकी चार्ज हैं ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी कर रहे हैं और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी कर रहे हैं, इधर नहीं सॉरी इसी तरफ कर रहे हैं। जितने बाकी चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की अंदर से आती है और इसके अंदर से अंदर होकर बाहर की तरफ निकल जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और अब अगर देखें तो ये दोनों फील्ड जुड़ के कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इधर निकली और ये जो इधर आई, क्या ये आपस में कैंसिल हो गई, और कैंसिल होने पर कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि ये पोर्शन अंदर से आ रहा है और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होनी चाहिए। तो जितनी फील्ड ये जो बाकी चार्जेस थे, ये बाकी चार्जेस ने मिलकर जो फील्ड बाहर की तरफ बनाई, और ये जो पोर्शन कट करके निकाला इसने फील्ड अंदर की तरफ बनाई, ये फील्ड कैंसिल हो गई, और कैंसिल होने के बाद कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। लेकिन ये जो बाकी चार्जेस थे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो कट करके निकाला उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जुड़ गई, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गई। ओवरऑल हमें यह समझना है कि अगर हमने इस कंडक्टर से कुछ भी पोर्शन कट करके निकाल दिया, कुछ भी पोर्शन कट करके निकाल दिया, तो ये पोर्शन जब कट करके निकाल दिया तो बाकी जितना चार्ज बचा वो सारा चार्ज मिलके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो पोर्शन कट करके निकाला है अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की थी, तो जो पोर्शन कट करके निकाल दिया है अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की थी, तो ये बाकी चार्जेस मिलके जो फील्ड बनाएंगे वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की बनाएंगे। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है, मान लो ये एक शेप है, ठीक है, और इसके पास हमने इसमें चार्ज को बांट दिया, और चार्ज को बांटने के बाद हमने कहा कि हम इसमें से कुछ पोर्शन कट करके निकाल देंगे, तो आपने इसमें से कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया, मान लो ये पोर्शन कट करके निकाल दिया। अब ये पोर्शन जब कट करके निकाल दिया तो बाकी चार्ज तो बचे हैं, ऐसा तो नहीं कि बाकी चार्ज नहीं है, और अगर बाकी चार्ज है तो ये बाकी चार्ज मिलके जो फील्ड बनाएंगे, अच्छा ये हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस के लिए है, तो ये जो बाकी चार्ज बचे हैं ये बाकी चार्ज मिलके, चार्ज हर जगह था, तो ये बाकी चार्ज जो बचे हैं अगर हमने ये जो पोर्शन कट करके निकाला है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर थी, तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी चार्जेस मिलकर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये जितना आपने कट किया था अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की थी, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की फील्ड बाकी सब मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर था उसमें से मैंने कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया,
जो कट करके निकाला अगर वो सिग्मा का था, तो बाकी बचे हुए चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वहां पर, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की होगी। अब आप समझिए कि अगर हम बात करते हैं कि ये पोर्शन जो मैंने कट करके निकाला, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी बचे चार्जेस ने मिलकर इतनी बनाई है। अब अगर मैं इसको लाके यहां पर रख दूं, तो क्या इसको रखने पर इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा? क्यों लगने लगेगा? क्योंकि बाकी सारे चार्जेस ने मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, अगर वो वैल्यू इसके बराबर है, और वहां पे जाके अगर आप कोई चार्ज रखेंगे, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने से उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। तो ये अगर हम ले जाके यहां रखते हैं, या ये ले जाकर यहां रखते हैं, तो जैसे ही हम इसके ऊपर ले जाकर रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। कितना फोर्स लगने लगेगा उसके ऊपर अगर हम वहां रख देंगे? फोर्स लगने लगेगा कि कितना चार्ज रखा है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सब ने मिलकर प्रोड्यूस करी है। तो फोर्स जो लगने लगेगा वो हम कह सकते हैं कि अगर ये सिग्मा का चार्ज डेंसिटी थी, और मान लो इसका जो एरिया था जो हमने कट करके यहां से निकाला है, इसका जो एरिया है अगर वो एरिया ए के बराबर है, तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा? चार्ज हम कह सकते हैं चार्ज हो जाएगा क्यू, या सिग्मा को हम कैसे लिखते हैं? सिग्मा को हम लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर इसके अंदर Q का चार्ज है, तो Q का चार्ज कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? बाकी सब ने मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करी है उसकी वैल्यू है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये यहां से आप सिग्मा सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एरिया को अगर हम इधर भेज दें, तो फोर्स बाय एरिया को क्या हम प्रेशर कह सकते हैं, और ये जो प्रेशर आ जाएगा ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस रिजल्ट को याद रखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर से कोई पोर्शन कट करके निकालते हैं या नहीं भी निकालते हैं, आप इस कंडक्टर के किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट को देखते हैं, तो सरफेस के हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी हर जगह की होगी। और अगर इस जगह की चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है, तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा? यहां इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डैश का स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको किसी भी जगह की सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो वहां पे कितना प्रेशर है वो बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर आते हैं, और यहां पर अगर यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो एक बार क्वेश्चन आया है आईआईटी के ऊपर, मैं बताता हूं कैसे करना है उस तरह के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन ये कुछ ऐसा था कि एक स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर पे अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्फीयर हैज charge density of sigma. Find the force exerted by right hemisphere on left hemisphere. ठीक है, कहने का ये मतलब है कि स्फीयर के ऊपर चार्ज बटा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा के बराबर है। तो ये जो आधा हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला है, अगर हम स्फीयर को दो हिस्सों में कट कर दें, तो क्या ये दो हेमिस्फीयर इस तरीके से दिखने लगेंगे? एक हेमिस्फीयर ये दिखेगा और एक हेमिस्फीयर ये दिखेगा, ये दो हेमिस्फीयर में बट जाएगा। ठीक है, तो हमसे कहता है कि ये हेमिस्फीयर इस हेमिस्फीयर को रिपेल कर रहा होगा, और ये हेमिस्फीयर इस हेमिस्फीयर को रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो कितने फोर्स रिपेल कर रहे हैं। तो आप एक तरीका याद रखिए कि हमें कैसे निकालना है फोर्स। हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब फोर्स को हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया।
अब ये एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्मा तो हमको पता ही है कि सिग्मा दिया है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट तो दिया ही है, एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता करना है कि इस हेमिस्फेयर ने इस हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगाया, तो आप जब स्फेयर को कट करेंगे, तो कट करने के बाद आपको ये जो सरफेस दिख रही है, आपको इसका एरिया लेना है। मतलब ये एरिया ले लो या ये एरिया ले लो, एक ही बात है। और अगर ये एरिया लेना है तो क्या ये डिस्क होगी, आप स्फेयर को बी से कट करेंगे तो क्या डिस्क बनेगी, और अगर ये डिस्क बनेगी तो इसका एरिया कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर स्फेयर था तो स्फेयर का रेडियस अगर आर था तो ये डिस्क मिलेगी, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो आप सिंपली इस बात को याद रखें कि अगर हमसे पूछा गया है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर ने राइट हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगाया, तो आप जब इसको कट कर रहे थे तो ये दोनों डिस्क बन रही थी, डिस्क का एरिया लेना है और फोर्स निकाल सकते हो। और ये सिर्फ ऐसा इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और भी प्रॉब्लम बन सकती है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर था और अब हमने इस स्फेयर के सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन हमने जिसको कट किया वो कहीं यहां से कट किया। तो जब यहां से कट करोगे तो ये स्फेयर दो हिस्सों में बढ़ तो जाएगा, लेकिन क्या इन दोनों के एरिया बराबर होंगे, या दोनों हेमिस्फेयर नहीं होंगे, बल्कि एक बड़ा स्फेयर होगा और एक छोटा स्फेयर का हिस्सा होगा। बड़े स्फेयर का हिस्सा, छोटे स्फेयर का हिस्सा। मान लो आपसे कहता है कि जहां से हमने कट किया है ये दूरी, मान लो ये रेडियस उसका ऑब्वियसली आर के बराबर था और ये दूरी आर बाई टू के बराबर है, मान लो। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि ये एक स्फेयर था, हमने यहां से सेंटर से आर बाई टू की दूरी पर इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ये दो हिस्से आ गए, दोनों के पास चार्ज होंगे अपने अपने, और अब ये पूछेगा कि इन दोनों ने एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाया है। चाहे लेफ्ट वाले से राइट पर फोर्स निकालो या राइट से लेफ्ट में निकालो, दोनों फोर्स बराबर हैं, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि फोर्स लिखना है तो सिग्मा बाय स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब ये एरिया क्या है, आपको जिन दो पोर्शन के बीच फोर्स निकालना है, आपने जब इसको कट किया तो ये जो डिस्क दिखेगी इसका एरिया हमको बताना है। अब ये डिस्क का रेडियस अगर पता चल जाए तो एरिया आ जाएगा। अब रेडियस कैसे पता चलेगा, ये है आर, ये है आर बाई टू, तो क्या इसका रेडियस यहां से निकाल सकते हो कितना होगा। और अगर इसका रेडियस हम आर लिखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट थ्री आर बाई टू के बराबर। ठीक है, और एक बार रेडियस आ गया तो फोर्स हम लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और ये जो डिस्क दिख रही है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू रूट थ्री आर बाई टू, तो थ्री आर स्क्वायर बाई फोर। तो फोर्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर एक सिलेंडर के लिए होता कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है, ऐसा दिया हुआ है आपको, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिग्मा की है, और हम इस सिलेंडर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, बीच से कट कर देते हैं, तो एक पोर्शन जो है इधर वाला, इसने दूसरे पोर्शन के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा। तो अगर आप देखें, हम जब इसको कट करेंगे तो जब ये दो हिस्सों में बटेगा तो ये दो हिस्सों में जो बीच वाला पोर्शन जो कट करके दिखेगा, क्या वो ये दिख रहा होगा। जैसे स्फेयर को कट किया था बीच में तो डिस्क दिखी थी, जब हमने इसको कट किया तो बीच में हमको क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है। मान लो दिया है कि इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है। ठीक है, अब ये पोर्शन इसको रिपेल करेगा एफ से, ये पोर्शन इसको रिपेल करेगा। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या करेंगे, जो तरीका सीखा है वही, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट
इनटू एरिया। और एरिया कौन सा एरिया? जब हमने इसको कट किया तो कट करने के बाद बीच का जो एरिया दिखता है वो एरिया। और ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ कितनी है 2r के बराबर है और ये लेंथ कितनी है l के बराबर है। तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 2r इनटू l। ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हम एक पोर्शन दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है, तो आप उसको कट कर दीजिए, बीच में जो सरफेस दिखेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच में जो सरफेस दिख रही है उसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हमारा खत्म हुआ है और अगली क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अगली क्लास से कैपेसिटर पढ़ेंगे और कैपेसिटर में भी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का कहीं ना कहीं हमें आगे भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है।